नमस्कार। आज हम आनुवंशिकी में मेंडल के प्रयोग, आनुवंशिकता का सिद्धांत जो था, आनुवंशिकता को समझने के लिए सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन जो मेंडल है कुछ नियम बनाए, ठीक है, जिसका जो वर्णन हम नीचे करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 में आनुवंशिक का जो अध्ययन किया, इसलिए इसे आनुवंशिक का पितामह या पिता कहा जाता है। ठीक, मेंडल के प्रयोग, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में जानना है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के कारण है। ठीक, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का जो चुनाव है काफ़ी सूझबूझ कर किया और उसका चुनाव का कुछ कारण है। तो इसमें पहला कारण ये है कि मटर का पौधा एक वर्षीय शाक है, इसलिए अल्प समय में ही जो संकरण के नतीजे वो मिल जाते थे। तो उन्होंने मटर के जो पौधे चुना वो एक वर्षीय होने के कारण उसका संकरण जब कराते थे तो वो क्या है, उसके जो नतीजे है उसको बहुत जल्दी मिल जाता था, इसलिए उसको चुना। दूसरा कारण ये है, मटर के पुष्प द्विलिंगी व स्वपरागित होने के कारण हमेशा अपने जो गुणों की सही अभिव्यक्ति करते थे, अर्थात वो द्विलिंगी भी थे और स्वपरागण भी होता था उसमें, तो इसलिए उसको चुना। तीसरा कारण ये है, मटर के पौधे द्वारा प्रदर्शित जो गुण है वो हमेशा शुद्धवंशी प्रकार के रहे, जो कि स्वयं निषेचित होने पर जनक पौधे के गुणों को खूब प्रदर्शित करते थे। निषेचित जब होते थे, स्वनिषेचित, तो अपने जनक पौधे के गुण को वैसे की वैसे प्रदर्शित कर देते थे। चौथा कारण ये है कि चुनने का, मटर के पुष्पों में सरलतापूर्वक परागण कृत्रिम साधनों द्वारा किया जा सकता था, अर्थात जो एक पौधे है वो दूसरे पौधे में उसको निषेचित कराया जा सकता था, अर्थात उसको परपरागण कराया जा सकता था, इसलिए उसको चुना गया। मटर पांचवा कारण है, जो संकरण के द्वारा प्राप्त संकर हमेशा पूर्ण रूपेण यानी जो जनक्षम है वो क्या था, जनक्षम रहते थे, अर्थात। ठीक, तो ये भी कारण है एक। उसके बाद मटर के पुष्प की बनावट ऐसी होती है कि बिना मानवीय प्रयास के अपेक्षित गुणों के लिए संकरण ही नहीं कर सकता। ठीक, अर्थात दूसरे शब्दों में उनकी ये है कि उनकी बनावट संकरण क्रिया के लिए अनुकूल थी। यदि विपुंसन द्वारा पुमंगों को हटा दिया जाता तो पुष्प मादा जनक समान व्यवहार करेगा। उसमें जो नर के सर मादा के सर एक, तो उसमें के पुष्प जो विपुंसन उसको हटा दिया जाता पुमंगों को, तो वो मादा के समान व्यवहार करने लगता था, इसलिए उसको उन्होंने चुना। सातवां कारण ये है कि एक विशेषक सिंगल थ्रेड का अंतर भी स्पष्ट दिखाई पड़ने वाली जो किस्म वो प्रदर्शित होता था, तो ये मटर के पौधे चुनने का कारण रहा। इसके बाद देखते हैं मेंडल के प्रयोग में लाए गए विशेषक। जो मेंडल है अपने प्रयोग में कुछ विशेषक जो गुण प्रदर्शित करते थे उसका क्या थे ये देखेंगे। मेंडल ने बाजार में उपलब्ध सभी 34 प्रकार की मटर की किस्मों के जो बीज है वो एकत्र कर उन्हें 2 वर्ष तक अपने बगीचे में उगाकर उनकी शुद्ध गुणों की सत्यता की परख की तथा अंत में उनको 7 विशेषक जो गुण है उसको चुना और एक दूसरे पर भारी भिन्नता जो है वो प्रदर्शित करते थे। जैसे लक्षण बताया गया है उसके प्रभावी गुण और अप्रभावी। तो जो 7 विशेषक लक्षण है उसमें उन्होंने जो 7 विशेषक लक्षण का चुनाव किया, उसमें पहला लक्षण बीजों का आकार देखा, तो प्रभावी गुण गोलाकार, अप्रभावी गुण झुर्रीदार है। उसके बाद दूसरा बीज का जो बीज पत्रों का रंग है वो देखा, तो प्रभावी गुण में पीला, अप्रभावी गुण में हरा। इसी प्रकार पुष्प का रंग, तो प्रभावी में लाल, अप्रभावी में सफेद। उसी प्रकार फली का आकार, तो प्रभावी में स्थिति था और अप्रभावी में संकीर्णित था। पांचवा जो विशेषक गुण उन्होंने देखा वो फली का रंग देखा, तो फली का रंग प्रभावी गुण में हरा, प्रभावी गुण में पीला। छठवां उन्होंने देखा जो विशेषक लक्षण, उसमें पुष्प की स्थिति देखा, तो प्रभावी में कक्षस्थ थे, अप्रभावी अग्रस्त रहा। और लास्ट में उन्होंने 7वां जो लक्षण देखा उसमें पौधों की लंबाई, तो प्रभावी लंबा और अप्रभावी पौना था। इस प्रकार मेंडल ने प्रयोगों के उपयोग में लाए गए जो 7 विशेषक है
उसके लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी गुण में उन्होंने को विवेक किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल के वंशागति के जो नियम हैं उसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या है, मेंडल ने जो 7 जोड़ी विशेषक को ध्यान में रखकर मटर के विपरीत किंतु शुद्ध गुण वाले पौधों में अनेक क्रॉस कराए, तब उसने पाया कि प्रत्येक जोड़ी में से केवल एक विशेषक जो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 पीढ़ी में व्यक्त होता था तथा दूसरा जो विशेषक बाह्य रूप से व्यक्त नहीं होता था, यानी व्यक्त विशेषक को प्रभावी और अव्यक्त या सुप्त विशेषक को अप्रभावी लक्षण कहा गया। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात जैसे यहाँ लंबा पौधा संयुग्मजी और एक गौना पौधा विषमयुग्मजी, ये फिनोटाइप जीनोटाइप के त्रिपौधे हैं, इसका जब क्रॉस कराया गया तो युग्मक, इसमें से समयुग्मजी जो युग्मक है कैपिटल टी और ये स्मॉल टी में प्रदर्शित हुआ है, तो इसमें से जो युग्मक है इसका जब क्रॉस हुआ, संकरण हुआ, तो वहां विषमयुग्मजी प्रकार का विषमयुग्मजी लंबा पौधे जो प्राप्त हुए F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में, तो ये है F1 जनरेशन में जो विषमयुग्मजी प्रकार के लंबे, अर्थात यहाँ जो लंबा पौधा है पौधे के ऊपर प्रभावी है, अर्थात लंबा पौधा प्रभावी गुण हुआ, और यहाँ जो पौने पौधे जो समयुग्मजी है वो प्रदर्शित नहीं हुआ F1 पीढ़ी में, ये सुप्त अवस्था में रहा और लंबा पौधा प्रदर्शित हुआ, तो ये प्रभावी गुण कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार मेंडल ने न प्रभाविता का नियम दिया। इसके बाद जो वंशागति के दूसरा नियम है वो पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों का शुद्धता का नियम। ठीक, तो यह मेंडल के दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है, पृथक्करण का जो नियम है। इस नियम के अनुसार जो प्रथम संतानी विषमयुग्मी पीढ़ी केवल प्रभावी लक्षण दिखाती है, इस पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण जो है वो नहीं दिखाई देता, परंतु द्वितीय संतानी पीढ़ी में यह पुनः व्यक्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक युग्मविकल्पी के विपरीत जो लक्षण है युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः दोनों एक साथ युग्मक कभी नहीं जाते। ठीक, तथा जाइगोट में ये लक्षण पुनः साथ साथ आ जाते हैं और अप्रभावी जो लक्षण है वो नष्ट नहीं होता या प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होता। इस नियम को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम ही कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर जो लंबा पौधा समयुग्मजी है वो कैपिटल टी से प्रदर्शित हुआ है, बौना पौधा जो समयुग्मजी है वो स्मॉल टी से प्रदर्शित हुआ है। इसमें की जो युग्मक है वो अलग हो करके, इसमें के युग्मक अलग हो करके जब उसका क्रॉस हुआ, संकरण हुआ, तो वो प्रथम पीढ़ी में विषमयुग्मजी लंबा पौधा जो प्राप्त हुआ, फिर इसका जब स्वपरागण हुआ नर युग्मक और मादा युग्मक से, तो वो इस प्रकार प्रदर्शित हुए। वहां पर F1 जनरेशन में जो विषमयुग्मजी प्रकार के लंबा पौधा या लंबा संकर पौधे जो प्राप्त हुए थे, उसका जब स्वपरागण हुआ, इसका जब स्वपरागण कराया गया तो माता ये नर और ये मादा, इसका जब स्वपरागण हुआ तो शुद्ध लंबा पौधा इसके साथ क्रॉस होगा और इसके साथ होगा, तो ये संकर लंबे होगा, ये शुद्ध लंबा, ये संकर लंबे, ये संकर लंबे और ये शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें क्या है, मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के जो संकर लंबे पौधे में यदि स्वपरागण कराया जाए तो इससे प्राप्त बीजों से F2 पीढ़ी में लंबे व बौने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अर्थात लंबा पौधा ये 3:1 में प्राप्त हुए, ठीक, F2 जनरेशन में। और किंतु F2 पीढ़ी में पौधे की जो जीनोटाइप है 1:2:1, अर्थात एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे, 1:2 और एक
शुद्ध गौना 1:2:1 होती है, क्योंकि इसमें 3 लंबे पौधे में से केवल एक शुद्ध लंबा तथा 2 संकर लंबे पौधे होते हैं, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में केवल एक से लंबे पौधे बनते हैं तथा शेष 2 संकर लंबे पौधे में पुनः 3:1 में लंबे व बौने पौधे बनते हैं। इस प्रकार मेंडल ने अपना जो पृथक्करण के नियम है उसमें ये बताया कि जो F1 पीढ़ी के संकर पौधे एक युग्म विकल्पी के दोनों विपरीत लक्षण एक साथ आ जाते हैं और उनमें से केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है, परंतु जर्मोप्लाज्म में दोनों जो कारक है वो अलग अलग रहते हैं और युग्मक बनने पर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों के उस पर वो चले जाते हैं। तो 2 विपरीत लक्षणों के इस प्रकार पृथक हो जाने की क्रिया को मेंडल ने पृथक्करण का नियम के रूप में प्रतिपादित किया। इसके बाद आता है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है अर्थात मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यह मेंडल का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है तब एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं होता तथा प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से करता है। इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे द्विसंकर क्रॉस, तो द्विसंकर क्रॉस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।